रात का समय आया। प्रीति और सूर्या रवि कुमार के मन में चल रही बात के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वैसे ही सामान्य बातचीत कर रहे थे जैसे वो हमेशा करते आए थे। रवि कुमार अपनी नज़रों से उन्हें ध्यान से देख रहे थे और उनका जोड़ तय कर रहे थे। वनिता को सूर्य के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह सूर्य को अपनी ही नज़रों से तंग कर रही थी। तभी रवि कुमार ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। किसी को, क्या तुम चाहोगे? रवि कुमार ने पूछा। यह सुनकर सूर्या जैसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सिर पर जैसे ताला लग गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। रवि कुमार ने धीरे धीरे पूछा। अगर मैं तुम्हारे लिए लड़की चुन दूं तो क्या तुम शादी करोगे? सूर्य ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं किसी भी लड़की के लिए शादी के बारे में कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा। दोनों की बातचीत यह जताने लगी कि अब तक हमारी बेटी के लिए सूर्य ने कुछ भी नहीं किया। अब वह इस अनाथ के लड़के के लिए कुछ करने जा रहे हैं। यह सोचकर वनिता का क्रोध और उबल उठा और स्थिति को बिगड़ते हुए देख रवि कुमार ने पूछा। अगर यह हमारा बेटा होता तो क्या तुम शादी करवा देती? एक पल के लिए कमरा शांत हो गया। यहाँ मौजूद किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। वनिता अचानक कुर्सी को धक्का देते हुए खड़ी हो गई और चिल्लाई। कौन किससे शादी कर रहा है? सड़क पर जाने वाला यह लड़का? क्या उसे हमारी बेटी से कुछ लेना देना है? प्रीति, तुम उठो। इस लड़के के पास तो समझदारी ही नहीं है और तुम भी इसे सुनकर चुप बैठी हो। वह क्रोध से और आश्चर्य से जम सी गई। जैसे ही प्रीति वहां से चली गई, वनिता ने उसे उसका हाथ पकड़ा और धीरे से थपथपाया। अगर यह पिताजी का फैसला है तो मैं इसे जरूर करूंगी, उसने कहा। लेकिन उससे पहले वह सूर्य से बात करना चाहती थी। यह कहते हुए वह हट के हाथ से प्रीति का हाथ छोड़ देती है। रवि कुमार ने सूर्य से बात करने के बाद कहा कि वह अब तैयार हो जाए और आगे बढ़े। सूर्य ने सिर झुका लिया। घर की दूसरी मंजिल की बालकनी पर प्रीति सूर्य का इंतजार कर रही थी और सूर्य धीरे धीरे अंदर आया। देखो यहाँ, यह मेरे पिताजी की इच्छा है। अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन अब सबके सामने पूछा गया है। मैं उनकी इच्छा को नकारना नहीं चाहती। सूर्य ने प्रीति से धीरे से कहा। प्रीति मैडम, सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके बारे में वैसा बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। यह कहते हुए आगे बढ़ा और प्रीति ने बस कहकर उसका हाथ हल्का सा दबाया। यह शादी जरूर होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद भी हमारे बीच का रिश्ता दोस्ताना ही रहेगा। कोई और तरह का रिश्ता नहीं होगा, इसे ध्यान में रखना। तो कल अपने फैसले के बारे में बता देना, कहकर प्रीति वहां से चली गई। सूर्य बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसकी स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था और जिसने रवि कुमार से घर और नौकरी पाई थी, वह पूरी रात यह सोचता रहा कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। अगली सुबह जैसा हमेशा सूर्य काम पर जाने वाला, रवि कुमार उसके पास आए और बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या, तुमने मेरी बेटी से शादी की हाँ कर दी। मुझे अब विश्वास नहीं हो रहा है। अब सोचो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं बेहद खुश हूँ। रवि कुमार ने प्रीति की ओर देखते हुए थोड़ा भ्रमित होकर कहा। और ऐसा लग रहा है कि यह सब खुशी प्रीति की वजह से ही हो रही है। प्रीति ने अपनी नज़र में जवाब दे दिया। अब तक रवि कुमार ने सूर्य को कभी इतना खुश और इतना संतुष्ट नहीं देखा था जो उसे आज नजर आ रहा था। सूर्य के पास वहाँ कोई विकल्प नहीं बचा था। एकमात्र रास्ता यही था कि वह शादी के लिए हाँ कह दे। और इस तरह रवि कुमार की इकलौती बेटी की शादी तय और सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। रवि कुमार को छोड़कर शादी में आए उनके अपने रिश्तेदार और वनिता के कोई भी रिश्तेदार खुश नहीं थे। वनिता का भाई सोच रहा था कि अगर प्रीति की शादी हो गई तो रवि कुमार की सारी संपत्ति उसकी बेटी के नाम करवा दी जाए, लेकिन उसकी यह चालाकी की योजना साफ फेल हो गई। रवि कुमार के बेटे के परिवार के लोग अब तक वे बिना किसी रुकावट के उसकी संपत्ति का आनंद उठाते हुए आ रहे थे, लेकिन अब जब किसी बाहरी लड़के से शादी हो रही थी तो उनके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। सूर्या और प्रीति शादी के मंडप पर ऐसे बैठे थे जैसे रवि कुमार के लिए बेहद खुशी हो। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। सभी की नज़रों में वह अब पति पत्नी लग रहे थे, लेकिन वे पहले की तरह बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। प्रीति को यह सोचकर अंदर ही अंदर अपराध बोध हो रहा था कि
वह अपने लिए पसंदीदा शख्स नहीं चुन पाई। यह सोचकर प्रीति बहुत परेशान लग रही थी। भले ही वह प्रीति को अपना पसंदीदा जीवन नहीं दे पा रहा था, फिर भी वह जो भी मदद कर सकता था करने के लिए तैयार था। सूर्य ने प्रीति के लिए अपनी तरफ से जो मदद हो सकती थी वह की। शादी के दिन से ही वह प्रीति के ऑफिस से लाना ले जाना करता रहा। उसके पसंदीदा खाने को समय पर बनाकर देना भी उसकी आदत बन गई। ऐसा करते हुए यह सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। मैं इतने समय कहाँ था। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से बाहर निकलना था, लेकिन सब पहले ही निकल चुके हैं। अब हम दोनों ही लेट। सूरज जैसे ही कार से उतरा, प्रीति ने उसे पकड़ लिया। सुनहरी साड़ी में सज धज कर खड़ी प्रीति खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई देवी हो। और सूर्य उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। तभी सूर्य को याद आया कि आज प्रीति के परिवार के देवता के मंदिर में विशेष योजना है। भले ही कोई भी कहीं भी हो, यह साल में एक बार होने वाला उत्सव है और परिवार के सभी सदस्य इसमें जरूर भाग लेते हैं। यह नियम बिना लिखे भी सभी मानते आए हैं। सूर्य जब साधारण कपड़ों में वहां आया तो प्रीति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। कपड़े बदलो मत, ठीक है? चलो निकलते हैं, सब लोग वहां अपना इंतजार कर रहे होंगे। यह कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही प्रीति कुल देवता के मंदिर पहुंची, वह जल्दी जल्दी अपना पूजा का थाल उठाकर नीचे उतर गई। इसे देखकर वनीता का बहन का बेटा मोहन, जो नीचे उतरे सूर्य को देख रहा था, मोहन ने गाड़ी का दरवाजा बंद करने नहीं दिया और सूर्य को नीचे उतरने से रोक दिया। मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? रास्ता छोड़ो, प्रीति ने गुस्से में कहा। मोहन ने जवाब दिया, हम केवल अपने परिवार के लोग ही यहाँ आए हैं। माताजी और पूरे गांव के बड़े लोग तो हैं, बाकी ये जो जानते नहीं है उन्हें क्या लेना देना इस काम से। फिर उसने सूर्य का अपमान करते हुए कहा, हमारा वंशज यहाँ बैठता है, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? सूर्य, जो अपना अपमान सहकर भी शांत बना रहा, यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसे अनाथ किया गया। लेकिन उसने अपने दुख को बाहर कभी नहीं दिखाया, क्योंकि पहले के सचिव परिवार की तुलना में अब रवि कुमार के परिवार में उसे प्यार और सम्मान दोनों मिल रहे थे। मोहन सूर्य से उम्र में छोटा था, लेकिन मोहन ने यह कहकर चुप्पी साध ली कि वह अनजाने में बात कर रहा है। लेकिन वह लगातार सूर्य को छोड़ते हुए बात करने लगा। बस करो, क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हो? मेरे पिता कोई आम आदमी नहीं है। रवि कुमार मेरे ससुर हैं और मेरे पिता भी वही हैं। प्रीति अब यह सब देखकर सहन न कर सकी और चिल्ला उठी। प्रीति के मन में उठ रहे सवाल ये थे, पकड़ा हुआ पति सिर्फ बातों तक ही क्यों है? शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अब तक किसी भी तरह का अंतरंग रिश्ता क्यों नहीं है? क्या कमी है? ये सवाल प्रीति के दिल को कष्ट दे रहे थे और सूर्य इसे साझा कर रहा था, समझ रहा था। भले ही प्रीति ने अपनी बातें साझा करते हुए उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन यह उसे खुशी दे रहा था। सूर्य प्रीति को दुखी होते हुए सहन नहीं कर सकता था। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि प्रीति को किसी तरह का अपमान न सहना पड़े। फिर अचानक उसने कहा, अभी याद आया, ऑफिस में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रखा है। आज शाम तक जब मैं और रवि कुमार सर कोयम्बटूर जा रहे होंगे, तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम जाओ प्रीति और पूजा अच्छे से कर लो। यह कहकर सूर्य कार उठाई और वहां से निकल गया। प्रीति अपने मन के दुख के साथ मंदिर के अंदर चली गई। शाम को रवि कुमार और सूर्य कोयम्बटूर के लिए निकल पड़े। वहां एक छोटा सा काम था, इसीलिए सूर्य को भी साथ लेके गए। कई सालों बाद कोयम्बटूर आए सूर्य को कोई चीज याद आ गई। रवि कुमार ने सूर्य से कहा कि वह ऑफिस के दस्तावेज ठीक से चेक कर ले और खुद बाहर जाकर काम निपटाए। रवि कुमार जैसे ही निकल गए, सूर्य ने अचानक एक परिचित आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। वहां वासुदेवन खड़े थे। सूर्य ने उससे मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। हेलो सूर्य, कैसे हो? 3 साल से मैं तुम्हें कई जगह पर तलाश कर चुका हूँ। ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हें यहीं देखूंगा। सूर्य थोड़ा हैरान और भ्रमित था। आखिर वह उसे क्यों ढूंढ रहा है? चलो चलते हैं, घर चलते हैं। अभी तुम्हारी स्थिति ही, बाकी सब ठीक है। तुम्हें सिर्फ एक दस्तावेज पर साइन करना है। आरएसपी ग्रुप की संपत्ति अब तुम्हारे नाम ही है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा, लेकिन सूर्य ने उसे शांत किया। अंकल, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उस आरएसपी ग्रुप के बारे में बात मत कीजिए। संपत्ति, इसने मेरी माँ की सुरक्षा नहीं की, वह संपत्ति मुझे क्या ही दे सकती है। मुझे इस संपत्ति या इसके पैसे से कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब मेरा एक परिवार है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मैं खुश हूँ, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। वो उनसे बात कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर एक नए नंबर से कॉल आया। हेलो सर, इस नंबर वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा जल्दी से उसे आरएसपी ग्रुप अस्पताल ले जाइए। इतना कहते ही कॉल कट हो गया।
सूर्य तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। वहां मौजूद डॉक्टर ने रवि कुमार की स्थिति का विवरण देते हुए कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। बिल देखकर सूर्य हैरान और डर से जम सा गया। सूर्य ने बिल देखा, 30 लाख रुपए लिखा हुआ था। वह बार बार अपनी आंखें रगड़कर बिल को देखता रहा। यही बिल अगर प्रीति या वनिता को दिखाया तो वह बेहद डर जाएंगी। इसीलिए सूर्य ने फैसला किया कि वह इसे अकेले ही संभालेगा। लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, इतनी बड़ी रकम कैसे भरी जाए। जैसे ही सूर्य सोच रहा था, हम अब वहाँ वासुदेवन आ गए। अब तुम सोच रहे हो कि इस अस्पताल में जो कुछ भी है उसे तुम अपने लिए काम पर लगा सकते हो, लेकिन देखो, यह आरएसपी ग्रुप का अस्पताल है और इसके लिए तुम्हें इस दस्तावेज पर साइन करना होगा। सूर्य समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और सिर पकड़कर बैठ गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल उभर रहा था, तुम्हारी माँ को तुम बचा नहीं पाए, यह सच है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी तुम तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब तुम क्या उसे भी बचा सकते हो? नहीं तो तुम भी अपनी माँ की तरह से भी खो दो। सूर्य के दिमाग में केवल एक ही विचार था, रवि कुमार सर को किसी भी तरह बचाना है। तभी सूर्य ने ठान लिया कि वह रवि कुमार सर को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी कारण वह जल्दी से दस्तावेज उठाकर उस जगह पर गया और साइन करके जमा कर दिया। अंकल प्लीज, अब आप किसी भी तरह से उन्हें बचा लीजिए, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसे कहे बिना ही रवि कुमार के लिए सब कुछ अपने आप होने लगा और इसी के साथ सूर्य ने खुशी से जीना शुरू कर दिया। सूर्य की जिंदगी में आरएसपी ग्रुप फिर से प्रवेश कर गया था। दोस्तों, मैं जी जान लगाकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी खुद की ही वॉइस में। अगर इसमें कोई आपको गलती दिखे तो प्लीज माफ करना। आगे से मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।